नमस्कार सभी को। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 9वीं के लिए स्वर्णकाकः इस अध्याय के प्रश्नों का समाधान जो चल रहा था अपने पूर्व वीडियो में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 तक देख लिया था, कर लिए थे। प्रश्न संख्या 3 है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी स्थूल का मतलब होता है जो अक्षर है मोटे किए हुए हैं, यानी जो बोल्ड किए हुए अक्षर है उनको लेकर के हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे इसमें पहला वाक्य, ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत। ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। यहाँ पर ये दोनों के स्थान पर अंडरलाइन की हुई है, तो हम लिख सकते हैं का, क्योंकि दोनों के स्थान पर लिखेंगे तब का हो जाएगा, ग्रामे का अवशत। लेकिन अगर इसमें यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि भूल से हो गया है, स्त्री के नीचे अंडरलाइन नहीं है, केवल निर्धना के स्थान पर है। अगर निर्धना के स्थान पर होगा तो हो जाएगा कीदृशी। जैसे यहाँ पर उत्तरमाला में कीदृशी आया हुआ है, क्योंकि यहाँ केवल निर्धना के स्थान पर प्रश्न निर्माण किया है, तो क्या हो जाएगा, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवशत। गांव में कैसी महिला रहती थी। अग्रे, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। सोने के कव्य को निवारण करती हुई, यानी उसको रोकती हुई, बालिका प्रार्थयत, बालिका ने प्रार्थना की। तो यहाँ स्वर्ण काक है, ये जो शब्द है, इस शब्द के स्थान पर अपने को प्रश्न निर्माण करना है। तो यह स्वर्ण काक शब्द पुल्लिंग का है और पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, किम शब्द का वापिस पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो किम का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बनता है, कम। क्या बनता है, कम। तो कम निवारयंती, यानी किसको निवारित करती हुई, किसको रोकती हुई, बालिका प्रार्थयत, बालिका प्रार्थना कर रही थी। अस्तु, आगे तो आप उत्तर देख लीजिए। कम निवारयंती, किसको निवारित करती हुई, बालिका प्रार्थना कर रही थी। अस्तु, आगे तीसरा है, सूर्योदयात पूर्वमेव। सूर्योदय से पहले ही बालिका तत्र उपस्थिता, बालिका वहां उपस्थित हो गई। यहाँ सूर्योदयात पंचमी विभक्ति में आया है, तो यहाँ क्या कर देंगे, कस्मात। पुल्लिंग की पंचमी विभक्ति का किम शब्द का कस्मात। जैसे कस्मात पूर्वमेव, किससे पहले ही बालिका तत्र उपस्थिता, तो कस्मात आगे प्रश्नवाचक चिन्ह सब में रहेगा, तो कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। अगला है चौथा प्रश्न, बालिका निर्धन मातुः। बालिका निर्धन माता की दुहिता थी। बालिका जो है वो निर्धन माता की पुत्री थी। तो निर्धन मातुः यानी निर्धन माता की, तो क्या हो जाएगा, किसकी, तो कस्यः। क्या हो जाएगा, कस्यः। निर्धन मातु के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्यः। जैसे पूर्ण वाक्य में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका कस्यः दुहिता आसीत। बालिका कस्यः दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी। अस्तु, अंतिम प्रश्न है, लुब्धः वृद्धा। लुब्धा वृद्धा होगा अथवा साथ में रहेगा लुब्ध वृद्धा, या तो इसको साथ में करेंगे तब ये लुब्ध वृद्धा हो जाएगा, या इसको लुब्धा वृद्धा करना पड़ेगा। तो लुब्धा वृद्धा अथवा लुब्ध वृद्धा। स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लालची महिला ने सोने के कव्य का रहस्य जान लिया। सोने के, तो यहाँ प्रश्न निर्माण करना जो है वो करना है स्वर्ण काकस्य, इसके स्थान पर। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन आया है, तो क्या कर देंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य। तो क्या हो जाएगा, लुब्धा वृद्धा, लालची महिला, कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, किसके रहस्य को जान गई। तो क्या हो जाएगा, कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अस्तु, आगे के प्रश्नों में
प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके, यानी प्रकृति प्रत्यय संयोगम को, प्रकृति और प्रत्यय को साथ में संयोग करना है, यानी जोड़ करके एक पद बनाना है प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके। जैसे सबसे पहला आया है हस धन क्षत्रि, हस धातु से क्षत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनता है हसत। अस्तु रूप क्या बनेगा? हसत। क्षत्रि का हाथ बचता है, जोड़ेंगे तब हसत रूप बनता है। तो जब इसको पुल्लिंग में बनाएंगे तो रूप बन जाएगा हसन। अस्तु तो हस प्लस क्षत्रि, और पुल्लिंग में रूप बनता है हसन, स्त्रीलिंग में हसंती, स्त्रीलिंग में रूप बनता है हसंती, और नपुंसकलिंग में बनता है हसत। तो यहां पर हम सीधा हसत अथवा पुल्लिंग का हसन लिख सकते हैं। नपुंसकलिंग में हसत ही बनता है, नपुंसकलिंग में हसत बनता है, यानी किसी न किसी लिंग में लिखना है। अस्तु नपुंसकलिंग और सीधा शब्द एक जैसा ही है, तो या तो हसत अथवा पुल्लिंग में हसन लिख देंगे हम लोग। अस्तु आगे दूसरा है भक्ष प्लस क्षत्रि। तो भक्ष प्लस क्षत्रि रूप तो क्या बनेगा? भक्षयत, और पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? भक्षयन, खाते हुए। क्षत्रि प्रत्यय का अर्थ होता है ते हुए, करते हुए, वर्तमान कालिक क्रिया। तो भक्षयत अथवा पुल्लिंग में भक्षयन ऐसा बन जाएगा। अग्रे वी और लोकरी धातु और लेप प्रत्यय, वी लोकरी और लेप। तो लोकरी का लोकी रहता है, तो वी लोक जोड़ देंगे और लेप का ये जोड़ देंगे, तब रूप क्या बनेगा? विलोक्य, यानी देख कर। अस्तु पूर्व में कोई उपसर्ग होता है तब हम लेप प्रत्यय लगाते कत्वा के स्थान पर, जैसे वी में है, यानी समास होने पर हम तो विलोक्य, इसमें वी उपसर्ग है इसलिए लेप प्रत्यय जोड़ेंगे विलोक्य। आगे नी, क्षिप और लेप। नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और लेप प्रत्यय है, जोड़ेंगे तब रूप बन जाएगा निक्षिप्य। क्या रूप बन जाएगा? ये रहा आपके निक्षिप्य। अस्तु आगे अगला है पांचवा आगम और लेप। आ उपसर्ग है, यानी आंग उपसर्ग का आ बचता है, मूल रूप से उपसर्ग आंग होता है, और उसका आ उपसर्ग का है, गम धातु है जिसके रूप चलते हैं गच्छति गच्छते उस प्रकार से, और लेप प्रत्यय है। तो इसके रूप, इसका जब संयोग करके पद बनाएंगे, इसका किसी भी लिंग में नहीं बनेगा, आपको ध्यान में होना चाहिए। लेप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय इत्यादि के जो रूप है वो सदैव अव्यय हो जाते हैं, यानी इसके रूप आगे नहीं चलेंगे। अस्तु तो आगम और लेप जब इनको जोड़ेंगे तो इसके दोनों ही रूप सही है, आगम्य भी कर सकते हैं और आगत्य भी कर सकते हैं। आगम्य भी हो जाएगा और तुकागम होकर के आगत्य भी बन जाएगा, दोनों ही रूप सही है ये। आगे दृश प्लस कत्वा, दृश प्लस कत्वा, दृश प्लस कत्वा को जोड़ेंगे तो रूप बनेगा दृष्टवा। क्या रूप बनेगा? दृष्टवा, ये दृष्टवा ऐसा रूप बनेगा। आगे सी प्लस कत्वा। सी धातु सोने के अर्थ में होती है, सिंह धातु होती है, मूल रूप से अंग और जुड़ा हुआ रहता है लेकिन वो हट जाता है। तो सी धातु यानी सिंह धातु और कत्वा प्रत्यय, तो रूप क्या बनेगा? शैत्वा। क्या रूप बन जाएगा? शैत्वा। आगे वृद्ध शब्द है, उसका टाप प्रत्यय, टाप जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जोड़ा जाता है। टाप का मात्र आ शेष बचता है, तो वृद्ध के अंदर आ जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? वृद्धा। तो इसका क्या बन जाएगा? वृद्ध धन टाप वृद्धा। आगे सुत धन टाप, सुत का मतलब होता है पुत्र, और वैसे ही टाप जोड़ा हुआ है तो टाप का आ जुड़ता है, और क्या रूप बन जाएगा? श्रुता। सुत के साथ ताप जोड़ेंगे, रूप क्या बन जाएगा?
सुता। और आगे लघु प्लस तमप, लघु के साथ तमप प्रत्यय जोड़ेंगे तब रूप बन जाएगा लघुतम। और अब लघुतम को पुल्लिंग में करेंगे तो लघुतमः विसर्ग लग जाएगा, स्त्रीलिंग में करेंगे तो लघुतमा। और यहाँ रूप बनाया हुआ है नपुंसकलिंग में, क्योंकि आगे नपुंसक लिखा हुआ है ना, यानी लघुतमम। क्या रूप बन जाएगा? लघुतमम। अस्तु। तो प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके हमें आगे ये रूप बनाने हैं। अस्तु। आगे वाले में प्रश्न संख्या 5 में जैसे उसमें प्रकृति और प्रत्यय जोड़ने थे, उसी प्रकार से इसके अंदर प्रकृति और प्रत्यय विभाग करने हैं, यानी अलग करने हैं। जैसे सबसे पहला है हसंतम। हसंतम जो शब्द है उसमें धातु तो है हस, हस धातु है, और प्रत्यय है क्षत्रि। हस धातु से क्षत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द बनेगा हसत, उसी का पुल्लिंग में हसन बनेगा। और उसी का जब द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा तब क्या बनेगा? हसंतम। देख लीजिए आप एक बार। तो हस धन क्षत्रि और द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? हसंतम, यानी हंसते हुए को, हंसते हुए को। अस्तु। अगला दूसरा है रोदितुम। रोदितुम में रुद धातु है और तुम किसका बचता है? तुमुन प्रत्यय में रहता है, तो तुमुन इसके अंदर है प्रत्यय है। रुद धन तुमुन, एक बार देख लीजिए, रुद धन तुमुन। अस्तु। आगे वृद्धा, अभी हमने बनाया था कि वृद्धा कैसे बनता है? वृद्ध धन टाप, क्योंकि वृद्ध धन टाप जोड़ा था तब क्या रूप बना था? वृद्धा। तो वृद्धा बना कैसे? उसको अलग करने के लिए क्या कर देंगे? वृद्ध धन टाप अलग अलग कर देंगे। आगे है भक्षयन। आगे भक्षयन। भक्षयन के अंदर भक्ष धातु है। क्या है? भक्ष धातु। भक्ष धातु भक्षण करने अर्थ में, खाने अर्थ में होती है, और प्रत्यय है इसमें क्षत्रि। प्रत्यय क्या है? क्षत्रि प्रत्यय है। तो भक्ष धातु और क्षत्रि प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे तब। आगे है दृष्टवा। दृष्टवा अभी हमने पढ़ा था, दृश्य धातु से, दृश्य धातु से क्या? कत्वा प्रत्यय। दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय जोड़ा था तब दृष्टवा बना था। अब इसको वापस प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं, तो वैसे ही क्या है? दृष्टवा लिखा हुआ है तो अलग अलग करेंगे, तो दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। आप लोग देख लीजिए एक बार, देखिए दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? दृष्टवा। आगे है विलोक्य। तो जैसे हमने पहले वी उपसर्ग लोकरी धातु और लेप प्रत्यय जोड़ा था, तब सब क्या बना था? विलोक्य। तब इसको वापस अलग अलग करना है, तो कैसे? वही वी उपसर्ग लोक के अंदर है, वैसे लोकरी धातु है लेकिन लोक ही रहता है, और लेप प्रत्यय जो वहां पर प्रकृति प्रत्यय था वो यहाँ पर पद बना हुआ आया है, और उसको हमें अलग करना है। अस्तु। आगे वही निक्षिप्य है जो हमने किया था, वहां पर प्रकृति प्रत्यय अलग आया हुआ था, यहाँ पर जोड़ा हुआ आया है तो अलग लिखना है। तो क्या है? नि उपसर्ग है और क्षिप धातु है और वही लेप प्रत्यय है। ने उपसर्ग, क्षिप धातु और लेप प्रत्यय। अस्तु। आगे आगत्य। आगत्य अथवा इसका दूसरा विकल्प से रूप आगम में भी बन सकता है। आगम में ये भी सही है, आगत्य भी सही है। इसमें क्या है? आतो उपसर्ग है, गमलरी धातु का गम है,
जैसे लोकरी है वैसे ही गमलरी है पूरी धातु, लेकिन गम धातु ही लिखते हैं हम लोग। आ उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय है। अस्तु, आगे आगत्य के बाद में शैत्वा। शैत्वा जो अभी हमने बनाया था क्या है? सिंह धातु। सिंह धातु का सी, वैसे पूरी धातु अंग होती है, ये से ऐसे धातु होती है ये पूरी, लेकिन हम लोग क्या है केवल सिंह धातु सी लिखते हैं क्योंकि प्रयोग में केवल सी आती है और उसके बाद में लेप प्रत्यय, सी धातु और लेप प्रत्यय। तो सॉरी सहित्वा कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय नहीं है यहाँ पर, क्या है? कत्वा प्रत्यय, सी धातु और कत्वा प्रत्यय। उसके बाद में अगला है सुता। सुता हमने इसी प्रकार से बनाया था। सुत शब्द होता है और सुत का मतलब पुत्र होता है, उसमें टाप प्रत्यय जोड़ना है, टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तब सुता। और लघुतमम, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी बनाया था, लघु शब्द से तमप प्रत्यय जोड़ करके आप देख लीजिए, यहाँ लघु शब्द है और तमप प्रत्यय जो हमने बनाया था बिल्कुल उसी का उल्टा करना है। यानी वहाँ पर अलग अलग दिया हुआ तो साथ में करके लिखा, यहाँ साथ में दिया हुआ तो अलग अलग करके लिखना है। आगे प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितानि कथनानि, आगे लिखे हुए जो कथन है कह अथवा का, यानी कौन, दोनों का अर्थ कौन है, क्योंकि पुल्लिंग होगा तो कह और स्त्रीलिंग होगा तो का। कम यानी किसको अथवा काम, किसको कथयति। आगे नीचे लिखे हुए जो पद है वो कौन किसको कहता है। तो जैसे वाक्य है पूर्वम प्रातराशय क्रियताम, पहले प्रातराशय यानी सुबह का नाश्ता कर लीजिए। तो ये कौन कहता है? तो ये स्वर्ण काक है, सोने का कौवा कहता है। किसको कहता है? तो निर्धनाम बालिकाम, उससे निर्धन बालिका को कहता है। इन्हीं प्रश्नों के ये नीचे उत्तर है। पूर्व प्रातराशम किसको कौन कहता है? तो स्वर्ण काक कहता है। किसको कहता है? लघु बालिका को कहता है। ये नीचे उत्तरमाला से हम सीधे पढ़ रहे हैं। तो पूर्वम प्रातराश क्रियताम कौन कहता है? स्वर्ण काक। किसको कहता है? निर्धनाम बालिकाम, निर्धन बालिका को। अगला सूर्य तपे, सूर्य तापे, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, सूर्य तापे हो जाएगा। हाँ, सूर्य आतपे, ठीक है। हाँ, सूर्य के आतप में भी सही है। सूर्य के ताप में तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। तो ये कौन कहता है? ये माता कहती है। किसको कहती है? उसे बालिका को। और अगला है तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। ऐसा कौन कहती है? तो ऐसा बालिका कहती है। किसको कहती है? स्वर्ण काकम, स्वर्ण का सोने के कवि को कहती है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दूंगा। यहाँ पर ये कौन कहता है? तो ये सोने का कौवा कहता है उस बालिका को, मैं चावलों का मूल्य दूंगा। किसको कहता है? तो उसे बालिका को। तो बालिकाम। भो नीच काक है, अरे नीच कव्य, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, कि अरे नीच कव्य मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। तो ये जो कथन है ये कौन कहता है? लुब्धा बालिका, लालची बालिका कहती है। किसको कहती है? सोने के कव्य को। यानी वो जो पहली बालिका होती है निर्धना बालिका, वो तो बड़े सहज भाव से कहती है, लेकिन ये उस कव्य को प्रताड़ित करते हुए कहती है कि हे नीच कव्य, मैं आ गई, तुम मुझे चावलों का मूल्य दो। तो ये लुब्धा बालिका, लालची बालिका कहती है। किसको कहती है? स्वर्ण काकम। अस्तु, अग्रे चलाना। अगला 7वां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठगते, जो कोष्टक में
कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी पंचमी विभक्ति का जैसे उदाहरण में आया है उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। जैसे उदाहरण आया है मुस्कह बिलात बही निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर जाता है। बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो मुस्कह बिलात बही, बिल शब्द यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है, यानी बिल शब्द की ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बिल शब्द की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? ये बिलात, बिलात या बिलात एक ही बात है, दोनों ही विकल्प से रूप बनते हैं। तो यहाँ बिलात। उसी प्रकार से अगले में जन है बही आगच्छति, ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? ग्रामात। यहाँ आया हुआ ना, ये रहा ग्रामात। तो जन है ग्रामात बही आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। तो जिस प्रकार से ग्राम बिल की पंचमी बिलात था, उसी प्रकार से गांव की पंचमी ग्रामात। अगला नद्यः निस्सरन्ति, नदियां निकलती है। अब पर्वत शब्द है, इस पर्वत शब्द की यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अकारांत पुल्लिंग है ये भी, तो क्या हो जाएगा? पर्वतात। ये रहा, क्या हो जाएगा? पर्वतात। जैसे ग्रामात था या बिलात था, वैसे ही पर्वतात हो जाएगा। अस्तु, आगे अगला है पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। वृक्ष शब्द की यहाँ पंचमी विभक्ति लगानी है। तो वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? वृक्षात। वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन क्या है? वृक्षात। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ वृक्षात भरा जाएगा। अगला बालक है बिभेति, बालक डरता है। सिंह शब्द की यहाँ पंचमी विभक्ति, क्योंकि जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे डरता है, जिससे डर होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ सिंह, इस सिंह शब्द की पंचमी विभक्ति होगी। बालक है सिंहात बिभेति, बालक है सिंहात। तो सिंह शब्द में, सिंह शब्द की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी यहाँ पर? सिंहात। अस्तु, आगे ईश्वर है त्रायते, ईश्वर रक्षा करते हैं, बचाते हैं। क्लेश, यहाँ क्लेश शब्द की पंचमी विभक्ति करनी है। तो क्या हो जाएगा? क्लेशात। क्या हो जाएगा? क्लेशात। सबका तय अलंत रहेगा, ये विशेष ध्यान में रखने वाली बात है। अस्तु, क्लेशात। जैसे ग्रामात, जैसे पर्वतात, जैसे वृक्षात, जैसे सिंहात, वैसे ही क्लेश से क्लेशात। अगला है प्रभु भक्तम निवारयति, प्रभु भक्ति को निवारित करते यानी उसको दूर हटाते हैं, रोकते हैं। किससे? पाप शब्द की पंचमी विभक्ति करनी है। तो किससे? पापात। क्या हो जाएगी? पापात। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, ये इसका हो जाएगा पापात। अस्तु, इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पढ़ा है और इनके उत्तर हमने देखे हैं। आगे आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में करते हुए आगे हम नए अध्याय के साथ फिर से अगली कक्षा में एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको हरि ओम।